नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की सरकार आखिर चलेगी कैसे, आखिर कौन होगा अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधि। बिग न्यूज बिग शो में आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों का केंद्र बिंदु क्या होगा। हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर क्यों नहीं किया और अब हाईकोर्ट से क्या इन निर्दलियों को इनके मत मुताबिक कोई राहत मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज हम आपको बता रहे हैं कि जिस नोटिस को लेकर, इनकम टैक्स के नोटिस को लेकर जो देश भर की सियासत गर्म है, उस पर आज का अपडेट क्या है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब कांग्रेस को थोड़ी सी राहत मिली है इनकम टैक्स को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं 19 अप्रैल से देश भर में वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल वोटिंग का पहला चरण है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर चुनावी रणनीति बना रही है। तो वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो वो जगह जगह जाकर ये गुहार लगा रही है कि जो उनके खाते फ्रीज किए गए हैं, इनकम टैक्स के जो नोटिस उनको मिले हैं, वो चुनाव की तैयारी में बहुत बड़ा खलल डाल रहे हैं। 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कांग्रेस को मिला है, लेकिन अभी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि उनको फौरी राहत मिल गई है। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर बलपूर्वक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये कांग्रेस के लिए राहत की बात है। आयकर विभाग ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ते समय इस तरीके की मुसीबत में डाला जाए, इसलिए आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई खुद जून तक टालने की मांग की है। क्या है पूरा माजरा और ये खबर हम सबसे बड़ी खबर क्यों कह रहे हैं, देखिए बिग न्यूज बिग शो की इस पहली बिग रिपोर्ट में। हर तरफ सत्ता की बड़ी लड़ाई का शोर है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं। इन सब के बीच इनकम टैक्स के नोटिस से कांग्रेस बेहद परेशान है। करीब 1700 करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिस ने कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। हालांकि लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग ने अपना पक्ष रखा और कहा कि रिकवरी के मामले में चुनाव तक बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम नहीं चाहते कि चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो। मामले की सुनवाई जून तक टाली जाए। सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग के पक्ष रखने के बाद कांग्रेस को फौरी राहत मिल गई है और लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को किसी भी तरह की कार्रवाई का डर नहीं होगा। कांग्रेस ने आयकर विभाग के चुनाव तक कार्रवाई न करने के कदम का स्वागत किया है। काबिल गौर है कि 1700 करोड़ के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बैंक खाते फ्रीज करने और इनकम टैक्स के नोटिस को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट खत्म कर दी है और पार्टी पर टैक्स लगा दिया है। कांग्रेस नेताओं से जब्त की गई डायरियों में जो तीसरे पक्ष की एंट्रियां हैं, उनके लिए भी कांग्रेस पर टैक्स लगा दिया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि टैक्स अधिकारियों ने पिछले वर्षों से लंबित टैक्स डिमांड के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए हैं। कांग्रेस केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगा रही है कि चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी को कमजोर कर पंगु बनाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल को
15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ में रहेंगे और तिहाड़ी कहलाएंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में अकेले रहेंगे और इस जेल कारावास के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने मांग की है जब वो जेल में रहेंगे, और जो कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, क्यों उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ईडी की दलील थी वो कैसे केजरीवाल की जो दलील थी उस पर भारी पड़ी। दोनों पक्षों सुनने के बाद क्यों केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का कोर्ट ने फैसला लिया। हर अंदर की खबर हमारी इस बिग न्यूज़ बिग शो की दूसरी बिग रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो गई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में ईडी ने रिमांड की मांग नहीं की। कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं ईडी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। ईडी ने कहा कि केजरीवाल सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए जेल गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करते ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की। साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो मोबाइल है उसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। साथ ही साथ जांच में सहयोग ना करने की बात भी ईडी ने कोर्ट में बताई। ईडी ने इस बार अरविंद केजरीवाल के रिमांड की मांग नहीं की बल्कि न्यायिक हिरासत की मांग की। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग को मंजूर करते हुए अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक अब तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में कुछ इजाजत मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी मांगी है, जिसमें भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल हैं। केजरीवाल ने कुछ जरूरी दवाएं साथ ले जाने की इजाजत मांगी है। इसके अलावा धार्मिक लॉकेट ले जाने की मांग की। साथ ही स्पेशल डाइट और जेल में कुर्सी मेज की भी डिमांड रखी है। कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उधर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुनीता केजरीवाल का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया और जनता इसका जवाब देगी। पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि शराब घोटाला केस में केजरीवाल के अलावा अब तक कौन कौन सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। इसके अलावा आप नेता संजय सिंह भी इसी मामले में सलाखों के पीछे हैं। वहीं दक्षिण भारत के दिग्गज नेता के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी जेल में है। वहीं केजरीवाल को लेकर चुनाव में सियासी मुद्दा मिल गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनके विरोधी आईना दिखाने लगे हैं। सत्येंद्र जैन वो जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रही है। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहा है? आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह
पेश करने का फैशन चल पड़ा है। रैली होनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक दूसरे की सहानुभूति से कुछ कर लेंगे तो शायद जनता में कोई संदेश जाएगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि जनता सब समझ चुकी है किस बात को लेकर के किसका वो समर्थन कर रहे हैं। जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक व्यक्ति, जिसके खिलाफ ईडी ने सबूत दे दिए, जो जेल के अंदर हैं, कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में अगर जो लोग दौड़ेंगे जाएंगे तो जो कुछ उनका बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। काबिल गौर है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, लेकिन केजरीवाल ने सभी समन्स को अनदेखा कर दिया था। इसके बाद 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल के घर में तलाशी ली थी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्या समाचार। तो अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। अब बात लोकसभा चुनावों की करते हैं। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर हैं, वायदों का दौर जारी है। सभी दल जनता को रिझाने के लिए अलग अलग वायदों का पुलिंदा तैयार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें, तो ये भी इस चुनावी दौड़ में लगातार आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौड़ को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है। बैठक में चर्चा की जा रही है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको मैनिफेस्टो में लाया जाए। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं उनका मानना यह है, उनका बताना यह है कि ये जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, इसमें बिल्कुल ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी वर्ग मैनिफेस्टो में लाभान्वित हो, ये उनकी पहली चॉइस है। और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस मैनिफेस्टो के लाभ से छूट जाए। यानी हर वर्ग का, हर तबके का ख्याल रख के ये मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है। देश भर में लोकसभा चुनाव का रण छिड़ा है। चुनावी घमासान में सभी दल जीत की जोर आजमाइश में हैं। जनता का दिल जीतने के लिए जोर आजमाइश की जा रही है और वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए वादों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार की जा रही है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है और जीत के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बैठक में घोषणा पत्र के मसौदे पर लंबी चर्चा चली। ये बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई और बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में 3 मुख्यमंत्री मौजूद रहे और हर वर्ग का ख्याल रखने पर फोकस किया गया। विषयों के ऊपर क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से आगे के विकसित भारत 2047 के रोड मैप में पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी, सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म के संकल्प पत्र के बारे में चर्चा की। आम सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए, उनके सुझाव लेने के लिए 916 वीडियो वैन्स देश भर में गई। उन्होंने भ्रमण किया। 3500 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उनका दौरा रहा और 100 शहरों में भी भिन्न भिन्न समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मिलना, व्यवसाय गठों के साथ, एसोसिएशन, ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, बुद्धिजीवी संगठनों के साथ 100 से अधिक शहरों में सभाएं, मीटिंगें रखी गई, जिसमें हजारों अलग अलग सुझाव जो माननीय मंत्री, हमारे पार्टी के नेता सहभागी हुए, उसमें उन्होंने संकलन किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि देश की जनता में कितना उत्साह है और कितना सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जब निकली है, तो लोगों में कितना उम्मीद है, कितना लोगों के बीच विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। विकसित भारत में पार्टी के योगदान पर चर्चा की गई। मिस्ड कॉल अभियान चलाने पर चर्चा की गई। 916 वीडियो वैन्स का लोगों से मिलने और बुद्धिजीवी लोगों से सुझाव लेने का प्रस्ताव रखा गया।
नमो ऐप पर 1,70,000 सुझाव आए, जिसको लेकर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, 3.25 लाख लोगों के अलग से सुझाव आए। सभी सुझावों को देखते हुए बैठक में सार्थक चर्चा की गई। समाज के सभी वर्गों का कैसे ध्यान रखा जाए, इसको लेकर भी गहन मंथन किया गया। एक मिस्ड कॉल अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था देश भर में, और लगभग 3.25 लाख सुझाव उस मिस्ड कॉल अभियान के द्वारा लोगों से संपर्क किया गया, जिन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। वो भी सुझावों को संकलन करके उसका भी एक डेटाबेस हम सबके पास उपलब्ध था। साथ ही साथ नमो ऐप पे, जिसकी आज के दिन बहुत व्यापक देश भर में इस्तेमाल होता है, उसकी रीच है और लोग जुड़े हैं नमो ऐप के साथ, उसमें भी 1,70,000 के आसपास सुझाव आए हैं। हर एक संकल्प पत्र में हर एक विषय को बड़ी गंभीरता से लेती है, बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करके उसको संकल्प पत्र में लेती है। तो हमारे पार्टी का जो रोबस्ट मैकेनिज्म है जिससे संकल्प पत्र बनता है, उस रोबस्ट मैकेनिज्म के तहत इस बार का संकल्प पत्र का भी ये पहला दौर है। कुछ ही दिनों में इसको फाइनल किया जाए। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि इन सभी सुझावों पर चर्चा करने के लिए दोबारा बैठक की जाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में खासकर देश और देश हित के मुद्दों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में हुई। कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। मैनिफेस्टो कमेटी में गए सदस्यों ने अलग अलग अपने सुझाव दिए। सबसे अहम सुझाव कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अगर सरकार दोबारा आती है तो कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर चर्चा पर जोर दिया गया। बहरहाल अब ये देखना होगा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए जाते हैं और ये वादे जनता को कितना भाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार। और लोकसभा के बाद आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी संकट बेशक थम गया हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार भले ही गिरने से बच गई हो, लेकिन ये जो सियासी संग्राम है ये रोज़ नए नए चीज़ों को सामने लेकर आ रहा है। 3 निर्दलीय विधायक अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया है। अब इसके पीछे विधानसभा अध्यक्ष क्या तर्क दे रहे हैं ये भी हम बताएंगे। और विधानसभा अध्यक्ष जब इनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इन्हें लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं, तो क्या इस बीच ये तीनों विधायक यूं ही बैठे रहेंगे या फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे? अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं तो इन विधायकों के हाथ कुछ लग सकता है या नहीं? विधानसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां रहती हैं, इन सारी बातों का विश्लेषण करती हमारी ये अगली रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान बदस्तूर जारी है। अब 3 निर्दलीय विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक पद से इस्तीफा मंजूर न होने पर निर्दलीय विधायक खफा हैं और अब वो कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। इस्तीफा मंजूर करवाने को लेकर तीनों निर्दलीय विधायक किसी भी वक्त कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस के बागी 6 नेताओं ने भले ही भाजपा का दामन थाम लिया है, लेकिन राज्य के भीतर कांग्रेस और भाजपा के शह अरमात का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और इस पूरे खेल के अंदर 3 निर्दलीय विधायक बुरी तरह से अपना इस्तीफा देने के बाद फंसे नजर आ रहे हैं। ये तीनों निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द इनका इस्तीफा मंजूर करें, लेकिन 10 मार्च को इनको जो नोटिस देकर उपस्थित होने के लिए कहा गया है, उसके चलते अभी इनका इस्तीफा और आगे लटक सकता है। इन परिस्थितियों में तीनों निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट जाने का मन बनाए हैं और उसकी वजह भी साफ है। अगर विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा मंजूर नहीं करते तो लोकसभा चुनावों के साथ ये जो 6 उपचुनाव विधानसभा के होने हैं, उसमें ये तीनों निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरकर बाजी भाजपा के पाले में करते नजर आते। लेकिन वो परिस्थितियां विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफा नामंजूर करने के फैसले के बाद रुकी, अटकी
और लटकी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में तीनों नेता अब हाईकोर्ट जाएंगे। आज नहीं, कल ये इस्तीफा मंजूर करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजे का दस्तक देते जरूर नजर आ सकते हैं। काबिले गौर है कि बागियों की सदस्यता रद्द होने के बाद 1 जून को हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होने हैं। निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि जिन सीटों से उन्होंने इस्तीफा दिया है उस पर भी उपचुनाव साथ हों, लेकिन इन सीटों पर अभी पेंच फंसा हुआ है क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। कुल मिलाकर विधानसभा स्पीकर की असीमित शक्तियों के बीच तीनों निर्दलीय विधायक फंसते नजर आ रहे हैं और अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार को बेदखल करने के मंसूबे भाजपा के इन तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मंजूरी के साथ उनके भी चुनाव साथ में होने के ऊपर टिकी है। और दूसरा मामला है सीपीएस का, जिसका 2 अप्रैल को अदालत के भीतर नतीजा आना है। लेकिन अगर ये दोनों पूरी नहीं होती तो भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं होते। और जहां तक बात इस्तीफे की है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की असीमित संवैधानिक शक्तियों के चक्रव्यूह में ये इस्तीफे भी फंसे हैं और भाजपा के मंसूबे भी। ऐसे में देखना होगा कि हिमाचल की राजनीति किस डगर, किस कोर करवट लेती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला। काबिले गौर है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 बागियों के साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागियों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट से इन तीनों विधायकों को कोई राहत मिल सकती है। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अब हम बात करेंगे किसानों की। किसान भाइयों की गेहूं की फसल कटकर तैयार हो चुकी है और मंडियों में जानी भी शुरू हो गई है। सरकार का दावा है कि मंडी में खरीद के लिए तमाम व्यवस्था एकदम ठीक ठाक कर दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ जगह से शिकायतें मिलती हैं कि वो मंडी में पहुंच तो गए हैं लेकिन कई कई घंटों तक किसानों का नंबर नहीं आता है, उन्हें बाहर इंतज़ार करना पड़ता है। तो सरकार के दावों का और जो किसानों को समस्याएं आ रही हैं, इसका ग्राउंड रिपोर्ट हम पेश करने जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर हमारे संवाददाता मंडी में पहुंचे हैं, उन्होंने किसानों से भी बात की है और जो इस खरीद फरोख्त में अपनी भूमिका निभाते हैं उनसे भी बातचीत हुई है। तो क्या है ताज़ा हालात गेहूं की खरीद को लेकर, ख़ास तौर से हरियाणा में, ये हम दिखा रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा में सरसों की खरीद के साथ ही अब गेहूं की भी खरीद शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से आदेश दिए गए थे कि 1 अप्रैल से गेहूं की भी खरीद शुरू होगी। इसे लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 अप्रैल से पूरे हरियाणा के अंदर जो है गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। गेहूं की जो फसल है, किसान जो है अब मंडियों में लेके पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं बात करें तो लगातार जो मंडी प्रशासन है उसकी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो किसानों की जो फसल थी वो भीग गई थी, शेड की व्यवस्था नहीं थी। तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो है शेड बनाया गया है, आपको जो सामने दिखाई दे रहे होंगे 2 शेड लगाए गए हैं ताकि जब बारिश आती है तो किसानों की जो फसल है वो ना भीगे। और मंडी की भी साफ सफाई पूरी करवा दी है ताकि जो है किसी प्रकार की दिक्कत किसानों को ना आए जो जब किसान अपनी फसल जो है मंडी में लेके आएंगे। इधर नूह की अनाज मंडी में अभी गेहूं की आवक कम है। हालांकि किसान गेहूं की फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों बाद अनाज मंडी गेहूं से पूरी तरह भरी दिखाई देगी। जिस तरह से सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए थे, उन्हीं के चलते मंडी गेट पर गेट पास के लिए मंडी कर्मचारी लगाए हुए हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल गेहूं की फसल अच्छी है। वहीं मंडी में भी इस बार अच्छी आवक आने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की तैयारियां सरकार की तरफ से पूरी हैं और हमारी तरफ से भी मार्केट कमेटी में मंडी में पूरी तैयारियां हैं जी। हमने गेट पास के लिए हमने बिठाया हुआ है, 2-3 ड्यूटी लगाई हुई हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। और किसानों को किसी भी तरह की हम यहाँ पे दिक्कत नहीं आने देंगे। देख रहे हैं आप, जो भी आ रहा है यहाँ से गेट पे खड़ा करके अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके अपना गेट पास ले रहा है। इधर अंबाला में मंडी प्रशासन और पूरा स्टाफ किसानों की इंतजार में बैठा है।
मंडी सचिव का कहना है कि शायद अभी किसानों को अपनी फसल लाने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है, क्योंकि अभी किसानों ने गेहूं की कटाई भी शुरू नहीं की। गेहूं की फसल पूरी तरह से पकी नहीं है। हमारे यहाँ पे अनाज मंडी में ई खरीद पोर्टल पर गेट पास कटने शुरू हो जाएंगे, पर अभी तक अराइवल बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमारे पास गेहूं की एक भी ढेरी नहीं आई, पर जैसे ही कोई ढेरी आती है तो उसका गेट पास काटा जाएगा। अनुमान ये है कि भी इसको आने में कम से कम 8-10 दिन लग सकते हैं, तो अगले हफ्ते ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई जो गेहूं की अराइवल शुरू हो पाएगी। पलवल अनाज मंडी में भी गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। मंडी में जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं। गेहूं की सफाई के लिए बिजली के पंखों की व्यवस्था की गई है। पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। आप मेरे पीछे साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेहूं की ढेरियां हैं वो लगनी शुरू हो चुकी हैं। आज मार्केट कमेटी के तरफ से जो है 4 गेट पास काटे गए हैं और करीब जो 135 क्विंटल गेहूं की जो आवक है वो मंडी में पहुंच चुकी है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मंडी प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामात यहाँ पूरे कर लिए गए हैं। सर, हमने बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था मार्केट कमेटी की तरफ से करवा दी है। 275 रुपये GMST। किसानों से ये अपील है सर कि मतलब कि अपना गेहूँ सुखा के लेकर आए, साफ़ सुथरा लेकर आए। आज 1 अप्रैल से हमारे यहाँ अनाज मंडी पलवल में गेहूं की सरकारी खरीद स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट कमेटी की तरफ से अनाज मंडी पलवल में बिजली पानी की व्यवस्था की गई है और गेटों पर गेट पास ज़मींदारों के गेट पास कटते हैं और जैसे और उनकी कोई असुविधा ना हो उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है मार्केट कमेटी पलवल में और इसका समर्थन मूल्य गेहूं का इस बार 2275 रुपये है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहले से ही गेहूं की खरीद चल रही है। सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के आदेश दिए थे और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये निर्धारित किया गया है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश, जींद से परमजीत, नूह से अनिल और पलवल से सौरभ की रिपोर्ट। इसी के साथ अब बिग न्यूज़ बिग शो को विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।